राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम जिसने एक टाइम पर इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। एक वक्त में राजीव दीक्षित की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि सोशल मीडिया की एब्सेंस में भी उनके फॉलोअर्स करोड़ों में थे। उनका एलोपैथिक मेडिसिन के खिलाफ बोलना, आयुर्वेद को प्रमोट करना, इतनी बड़ी फॉलोइंग और बड़ी बड़ी कंपनीज से दुश्मनी, शायद यही वो बातें थीं जो उनकी मौत की कारण बनी। और मौत भी नॉर्मल नहीं, बल्कि ऐसी मौत जिसकी गुत्थी को सुलझाने में सालों निकल गए। कैसे खुद को आईआईटीएन और रिसर्चर बताने वाला एक शख्स, जिस पर फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगते रहे हैं, जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से लेकर दवाइयों के नाम पर चल रही लूटमार पर शरेआम बात की। और राजीव दीक्षित की मौत के साथ पतंजलि के मालिक रामदेव का नाम क्यों जोड़ा जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बिल्कुल न्यूट्रल होने वाली है, क्योंकि अगर आप उनके समर्थक हैं तो आपको जानना जरूरी है कि कैसे कई बार राजीव दीक्षित ने चीजों को गलत तरीके से पेश कर जनता का पागल बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है 30 नवंबर 1967 को। यूपी के अलीगढ़ जिले के नाहा गांव में राजीव दीक्षित नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। अपने होम टाउन में ही बेसिक एजुकेशन लेने के बाद इन्होंने इलाहाबाद से अपना बीटेक किया। सबसे पहली कंट्रोवर्सी तो यहीं से शुरू होती है। इनकी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट rajivdikshit.com, जिन्हें उनके ट्रस्टेड फॉलोअर्स रन करते हैं, इस पर उनकी जो क्वालिफिकेशंस मिलती हैं उसके हिसाब से इन्होंने इलाहाबाद के जेके इंस्टीट्यूट से बीटेक किया और आईआईटी कानपुर से एमटेक किया और फिर काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR में एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च की, जिसे गलत हाथों में पड़ने के डर से बंद कर दिया गया। पर उनके विरोधियों की माने तो ना तो इनकी की गई रिसर्च से रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर कभी पब्लिश हुआ, ना कोई बात कहीं चली, बल्कि एक आर्टिकल तक इस पर नहीं लिखा गया। और तो और उनके क्रिटिक्स ने उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पर भी सवाल उठाए। 2015 में आईआईटी कानपुर से आरटीआई के थ्रू किसी ने राजीव दीक्षित की डिग्री के बारे में पूछा, तो आईआईटी कानपुर ने जवाब में बताया कि राजीव दीक्षित नाम का कोई भी स्टूडेंट यहाँ से पास आउट ही नहीं है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो राजीव दीक्षित की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती हैं। उन पर वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल कहानी पर वापस आते हैं। ये बात है 2 दिसंबर 1984 की, जब भोपाल की यूनियन कार्बाइड नाम की एक केमिकल फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जहरीली गैस लीक हो गई और देखते ही देखते 2259 लोग मारे गए और 5 लाख से ज्यादा लोग उम्र भर के लिए फिजिकली डिसेबल हो गए। इस पर एक्शन लेने की बजाय सरकार ने इसके मालिक को देश से भागने में हेल्प तक की। और यही वो इंसिडेंट था जब राजीव दीक्षित ने इन मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी। वो जगह जगह जाकर स्वदेशी चीजों को प्रमोट कर रहे थे और विदेशी कंपनियों को बॉयकआउट करने का मैसेज घर घर तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने आज़ादी बचाओ नाम का एक आंदोलन भी शुरू किया। राजीव दीक्षित हर उस चीज़ पर बोलते थे जो उन्हें देश हित में नहीं लग रही थी, फिर चाहे वो ब्रिटिशर्स का दिया गया एजुकेशन सिस्टम हो, LPG रिफॉर्म्स हो या एलोपैथिक मेडिसिन, सबके खिलाफ राजीव दीक्षित ने खुलकर बात की। उनकी इसी बेबाकी और कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोगों में राजीव दीक्षित एक बड़ा नाम बनकर उभरने लगे। ये बात है साल 2004 की, जब राजीव दीक्षित के भाई ने 34 लाख रुपए का एक घर खरीदा। 2004 के 34 लाख रुपए की कीमत आज के करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा है। इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने राजीव दीक्षित पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन का पैसा अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और उस टाइम पर इन्हें काफी बैकलैश झेलना पड़ा। और इसी साल उनकी मुलाकात हुई बाबा रामदेव से। देखिए, आगे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसका सोर्स है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट प्रियंका नारायण की रामदेव पर आई किताब गॉड मैन टू टाइकन, जिसे 2017 में पब्लिश किया गया और 1 साल बाद रामदेव के केस करने पर इसे बंद भी कर दिया गया। हालांकि इंटरनेट पर यह किताब PDF फॉर्म में अवेलेबल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इधर आयुर्वेद के प्रचार से राजीव दीक्षित फेमस हो रहे थे, दूसरी तरफ बाबा रामदेव योग के दम पर इंडिया के घर घर में अपनी जगह बना रहे थे। रामदेव से मिलने के बाद ये तय हुआ कि अब राजीव दीक्षित अपनी स्पीचेस की कैसेट्स योग कैंप्स में सेल कर सकते हैं और इसके बदले में रामदेव उनसे कमीशन लेते थे। धीरे धीरे बाबा रामदेव भी जान चुके थे कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो राजीव दीक्षित को साथ लेना पड़ेगा। और यही वो वजह थी जहां एक तरफ योग कैंप्स में कमीशन पर कैसेट्स बेचने की बात तय हुई थी, आज उसी स्टेज को शेयर करने का मौका राजीव दीक्षित को दिया गया। एक तरफ स्टेज से रामदेव योग कराकर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, इसी स्टेज से राजीव दीक्षित काले धन और विदेशी कंपनीज की पोल खोल रहे थे। इस जोड़ी की चमक धीरे धीरे पूरे देश में दिखने लगी और इसी वजह से राजीव दीक्षित ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को अपना दुश्मन बना लिया। धीरे धीरे लोगों ने इनकी बातों को मानना भी शुरू कर दिया, पर दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे। रामदेव के भाई राम भारत और बालकृष्ण, जो कभी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, अब साथ आ गए थे।
बताया जाता है कि दोनों को ही राजीव दीक्षित का रामदेव के इतने क्लोज होना पसंद नहीं था, क्योंकि अब रामदेव को कोई भी फैसला लेना हो तो सलाह राजीव दीक्षित से ली जाती थी। इसी बीच रामदेव का मन पॉलिटिक्स में आने का हुआ। इसी वजह से वो पहले प्रणब पांडे से भी मिले, पर उन्होंने पॉलिटिक्स में रामदेव के समर्थन को साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे फॉलोअर्स को मेरा पॉलिटिक्स में आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और यहीं से रामदेव की नजर राजीव दीक्षित पर पड़ी। इस टाइम का जिक्र करते हुए राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित बताते हैं कि मेरे भाई को स्टेज की जरूरत थी जो रामदेव ने उन्हें दिया, और रामदेव को मेरे भाई की। इस टाइम तक जनता में राजीव दीक्षित का दबदबा इतना बन गया था कि एक बार को लोग रामदेव को साइडलाइन करने तक को तैयार थे, और यही वो टाइम था जब रामदेव ने राजीव दीक्षित के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। रामदेव के मन में पहले से ही ये क्लियर था कि एक दिन ये आंदोलन एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगा और देश की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और 2014 के जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। सितंबर 2010 में रामदेव ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दी। पार्टी तो अनाउंस हो गई, पर अब वक्त था पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का, और इस काम के लिए रामदेव और राजीव दीक्षित ने एक यात्रा शुरू की, भारत स्वाभिमान यात्रा। दोनों देश के कोने कोने में जाकर पार्टी का प्रचार करने लगे, और फिर वो दिन आया जिसने राजीव दीक्षित जैसे उभरते सितारे की जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा दिया। 30 नवंबर 2010। 30 नवंबर 1967 को जन्मे राजीव दीक्षित का आखिरी दिन भी उनका जन्मदिन ही था। पर अचानक से ये सब हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान राजीव दीक्षित दुर्ग में अपनी स्पीच खत्म कर वापस आ रहे थे। उनके साथ कुछ समर्थक और उनके ड्राइवर दया सागर कार में मौजूद थे। अचानक से राजीव दीक्षित की तबीयत बिगड़ने लगी। दया सागर ने पूछा तो उन्होंने नॉर्मल एसिडिटी बताकर बात को टाल दिया, और थोड़ा और आगे चलने पर उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। सारी बॉडी पर पसीना आने लगा तो दया सागर ने पास के ही एक धर्मशाला में गाड़ी रोक दी। राजीव दीक्षित वॉशरूम के लिए अंदर गए, पर काफी देर के बाद भी वापस नहीं आए। बाहर खड़े उनके समर्थकों को शक हुआ और उन्होंने अंदर जाकर देखा तो राजीव दीक्षित फर्श पर पड़े थे। बताया जाता है कि शुरू में तो उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने से ही मना कर दिया और वैद्य पर ले चलने की रिक्वेस्ट की, पर रामदेव के कहने पर उन्हें भिलाई के ही सेक्टर 9 के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से दोबारा इन्हें BSR अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां के डॉक्टर्स ने इन्हें डेड डिक्लेयर करते हुए हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया। पर तभी से इस चीज पर सवाल उठने लगे। अगर आप राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित की बात माने तो उनका कहना था कि उस रात जब भाई की तबीयत को लेकर मुझे कॉल आया तो मैंने भाई से बात करने की रिक्वेस्ट की, पर मेरी बात ये कहकर नहीं कराई गई कि राजीव भाई इस हालत में नहीं है कि बात कर सकें, और जब सुबह होने पर मैं वहां पहुंचा तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पर यहीं पर प्रियंका नारायण अपनी किताब में रामदेव के एक इंटरव्यू जो उन्होंने आस्था टीवी पर दिया उसे कोट करते हुए बताती हैं कि रामदेव ने कहा, मैं करीब 1 घंटे तक उनको समझाता रहा, पूरे 1 घंटे तक, पर वो एलोपैथिक दवाइयाँ खाने को तैयार ही नहीं थे, पर शायद उनको पहले से ही बीपी वगैरह की बीमारी थी और शुगर की भी। अब दोस्तों यहाँ 2 सवाल उठाए जा सकते हैं कि जब राजीव दीक्षित अपने भाई से बात करने की हालत में ही नहीं थे तो रामदेव से घंटों बातें कैसे हो गईं। दूसरा, जिस आदमी ने इतने साल जिन बीमारियों से लड़ने के आयुर्वेदिक उपाय बताए उसे खुद ये बीमारियां हों और वो उनसे अपनी जान गंवा दे। ये तो वही बात हो गई कि कल को कोई कहे कि बाबा रामदेव को अस्थमा हो गया है या बालकृष्ण को फूड पॉइजनिंग हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है, ये तर्क कहाँ तक सही हो सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर कहानी सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती है, अभी तो और भी अजीब चीजें होना बाकी थी। राजीव दीक्षित की मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब कायदा तो ये कहता था कि कम से कम एक पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी बॉडी को उनके गांव न ले जाकर रामदेव ने उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट की कि वो राजीव दीक्षित की बॉडी का अंतिम संस्कार हरिद्वार में गंगा के किनारे करना चाहते हैं, और फैमिली की मंजूरी मिलने पर राजीव जी की बॉडी को एक चार्टर प्लेन से हरिद्वार के पतंजलि शिविर लाया गया। लोग देश के कोने कोने से राजीव दीक्षित के अंतिम दर्शन के लिए हरिद्वार जमा होने लगे, और इन्हीं लोगों में से एक थे मदन दुबे। जैसे ही मदन दुबे उस विशाल हॉल में पहुंचे जहां राजीव जी के शव को रखा गया था, वो सोच में पड़ गए। वो बताते हैं कि राजीव दीक्षित की पूरी बॉडी को कवर किया हुआ था, बस फेस को बाहर रखा था, और उनका फेस पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था, जिसे देखकर लग रहा था कि ये कोई आम मौत नहीं है, ना ही ये हार्ट अटैक से हुई मौत है। उनकी नाक के पास काले और नीले कलर के ब्लड क्लॉट्स जमे थे। ये सब देखकर दुबे ने पोस्टमार्टम की डिमांड करनी शुरू कर दी, और कुछ ही मिनट में उन्होंने रामदेव को पोस्टमार्टम के रिगार्डिंग एक लेटर लिखा, जिस पर करीब 50 लोगों के साइन भी कराए गए। सुबह के करीब 6 बजे थे
दुबे और उनके साथ करीब 9 लोगों का एक ग्रुप बाबा रामदेव से मिलने गया, पर गार्ड्स ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। जब बहुत बार कहने पर भी वो नहीं माने तो दुबे ने गार्ड्स को धमकी दी और कहा कि बाबा से कह दो, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। और तब रामदेव की तरफ से करीब 7:30 बजे दुबे और उनके ग्रुप को एंट्री मिली, पर दुबे ने बताया कि अंदर आने से पहले उनकी चेकिंग हुई कि कहीं कोई रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वगैरह तो नहीं है। रामदेव ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? दुबे ने जवाब दिया, पोस्टमार्टम। फिर रामदेव ने कहा, इसकी क्या जरूरत है, ये तो नेचुरल डेथ है। दुबे ने कहा, बाहर सब लोग चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो, हम सबके मन में जो सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस पर रामदेव का जवाब था, पर मैंने डॉक्टर से खुद बात की है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि ये हार्ट अटैक ही था। दुबे ने कहा, नहीं, हमें किसी पर विश्वास नहीं है, साजिश भी तो हो सकती है। पर कोई साजिश क्यों करेगा? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि अंदर और बाहर उनके कितने दुश्मन थे, पर ये सब हिंदू धर्म के खिलाफ है। पर राजीव भाई तो किसी धर्म को मानते ही नहीं थे, उनके लिए तो देश सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। अच्छा होगा कि आप पोस्टमार्टम को मंजूरी दें, नहीं तो उंगलियां आप पर भी उठ सकती हैं। ठीक है, फिर राजीव भाई की फैमिली और जनता का फैसला ही तय करेगा कि पोस्टमार्टम होगा या नहीं। ये कहकर सब लोग उस हॉल की तरफ जाने लगे जहां राजीव दीक्षित का शव रखा था। ऐसा बताते हैं कि ये हॉल रामदेव के घर से, जहां ये मीटिंग हुई, कुछ दूरी पर था। रामदेव अपनी कार में बैठकर हॉल की तरफ बढ़े, पर दुबे और उनका ग्रुप पैदल थे, इसलिए उनको टाइम लग रहा था। इसी बीच रामदेव हॉल में पहुंचते हैं जहां पहले से ही काफी जनता मौजूद थी। रामदेव ने स्टेज से गुस्से में अनाउंसमेंट की, कुछ लोग मुंबई से आए हैं जो राजीव भाई के शरीर का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, पर यह हमारे धर्म के खिलाफ है। इतने में जनता में बैठी एक महिला डॉक्टर सुमन, जो हरियाणा से थी, उन्होंने रामदेव से पूछ लिया, तो इसमें दिक्कत ही क्या है, क्यों नहीं करा देते हो पोस्टमार्टम? शायद रामदेव को जनता से ऐसे डायरेक्ट ओपोजिशन की उम्मीद नहीं थी, और शायद इसी वजह से गुस्से में उन्होंने अपने वर्कर्स को ऑर्डर किया कि वो अंतिम यात्रा की तैयारी करें, और जो अंतिम यात्रा 11 बजे के लिए शेड्यूल थी उसे 9 बजे ही शुरू कर दिया गया। एक तरफ हॉल में इतना सब हो गया था, दूसरी तरफ दुबे पैदल हॉल की तरफ आ रहे थे, और जब तक वो हॉल पर पहुंचते हैं, शव को घाट पर ले जाया जाने लगा। इस बात को याद करते हुए दुबे बताते हैं कि मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि मैं उस एम्बुलेंस को रोक नहीं पाया। मैं जानता था कि अगर एक बार अंतिम संस्कार हुआ तो इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिल पाएंगे। इस बुक में बताया गया है, जब राजीव दीक्षित की फैमिली को उनके फोन और लैपटॉप वापस किए गए तो उनका सारा का सारा डाटा क्लीन कर दिया गया था। जिस रूम में वो रहते थे उसकी हालत भी ऐसी थी जैसे किसी ने तलाशी ली हो। पर इतना सब होने के बाद भी आज तक इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया कि ये सब नेचुरल डेथ की वजह थी, एक हार्ट अटैक की वजह थी, या इसके पीछे सच में कुछ अनसुलझी बातें थीं जो अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो सामने आ जाती। पर यह तो उनकी जिंदगी की एक साइड हमने देखी, जिसमें राजीव दीक्षित ने खूब नाम कमाया, लोगों को आयुर्वेद के बारे में अवेयर किया, अपनी लाइफ का रिस्क लेकर हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से लड़ गए, मेडिसिन माफिया से भिड़ गए। पर आपको इनकी बातों पर होने वाले क्रिटिसिज्म की चर्चा काफी कम सुनने को मिलेगी। पर मेरा मानना है कि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया। तो चलिए कोशिश करते हैं उन फैक्ट्स को चेक करने की जो राजीव दीक्षित के अगेंस्ट पेश किए जाते रहे हैं। देखिए, जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था और उनकी कई सारी वीडियोस को देखा, तो एक बात जो मुझे पर्सनली लगी कि राजीव दीक्षित अपनी स्पीचेस में कई बार अपनी बात साबित करने के लिए गलत फैक्ट्स का यूज करते थे, या उन फैक्ट्स को इस तरीके से पेश किया जाता था कि जिससे उनका मतलब ही उल्टा हो जाए। और ये सब मैं हवा में नहीं कह रहा, चलिए एक एक करके आपको इसके प्रूफ दिखाता हूँ। आप ये स्पीच सुनिए जहाँ राजीव दीक्षित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह भी हमारा अपना नहीं है और हमारे देश को इसकी कोई नीड नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए वो अंबेडकर के 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में दिए गए बयान को कोट करते हैं। जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने 1953 में ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। अब ये बात सुनकर मुझे भी लगा कि यार अंबेडकर ने संविधान को जलाने की बात की। फिर मैंने गूगल किया एंड यू नो व्हाट, अंबेडकर की संविधान को जलाने की बात सच में कही थी, पर यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, और ये सब मैं हवा में नहीं कह रहा। डिस्क्रिप्शन में राज्यसभा की 2 सितंबर 1953 की ऑफिशियल डिबेट की PDF आपको मिलेगी,
आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यह टाइम था 1952-53 का, जब देश के बड़े बड़े प्रोविंसेस को तोड़कर छोटे छोटे राज्य बनाए जा रहे थे और उन्हीं में से एक राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तब तक राज्य नहीं बना था और यहाँ के लोग इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पर एक स्टेट बनाया जाए। सरकार इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं थी। सरकार का कहना था कि अगर हमने किसी एक प्रोविंस को लैंग्वेज के बेसिस पर राज्य बनाया तो कल को कोई और राज्य भी इसकी मांग करेगा और इससे देश की अखंडता पर गलत असर होगा। पर तभी एक लीडर जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए, पर सरकार नहीं मानी और उनकी इसी फास्टिंग की वजह से मौत हो गई। इससे वहां के प्रोटेस्ट ने वायलेंट फॉर्म ले लिया और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और 2 सितंबर 1953 का वो दिन राज्यसभा में आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल बिल 1953 पर बहस चल रही थी और इसी बीच डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी बात रखी। दरअसल बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि जब लैंग्वेज के बेसिस पर आप स्टेट बना रहे हैं तो उन लोगों का ध्यान रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर्स वहाँ के गवर्नर को दी जाएं जो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, कि इन फ्यूचर अगर गवर्नर को लगता है कि माइनॉरिटी के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसे रोका जा सके। और इसके लिए अम्बेडकर ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की पावर्स को डिमार्केट किया और साथ ही कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 93 को भी हाईलाइट किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करने की मांग की जिससे गवर्नर को ये पावर्स दी जा सकें। पर इस पर उस टाइम के होम मिनिस्टर के.एन. कार्डजो ने काउंटर आर्गुमेंट में कहा कि संविधान को तो आपने ही बनाया है, अब चेंज क्यों करना है। तब इस पर एक लंबी बहस के बाद अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मेरा बनाया संविधान सही से इस्तेमाल नहीं हो सकता तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे जलाएगा। और ये बात 2 साल बाद 1955 में फिर से राज्यसभा में उठी, जब पंजाब के MP डॉक्टर अनूप सिंह ने अम्बेडकर से कहा कि पिछली बार आपने ही कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जला देंगे अगर आपको मौका मिला। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया, हाँ मैंने कहा था मैं संविधान जला दूंगा, पर उस टाइम मैं इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि मैंने ऐसा क्यों कहा, पर आज मौका मिला है तो मैं बता देता हूँ। मान लो हमने एक मंदिर बनाया ताकि उसमें भगवान आकर रहें, पर क्या हो अगर भगवान से पहले राक्षस उसमें रहने लगे। मंदिर को तोड़ने के अलावा हम क्या करेंगे। यानी संविधान कितना भी सही क्यों ना हो, अगर गलत लोग चलाएंगे या गलत पॉलिसीज के हाथों चढ़ेगा तो इससे अच्छा होगा कि मैं इसे जला दूं। ये तो उनके क्लिप की सिर्फ एक बात थी जिसमें वो संविधान को जलाने की बात कर रहे थे। कैसे राजीव दीक्षित ने इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अगला ब्लेम जो राजीव दीक्षित ने लगाया कि संविधान को इतनी बार अमेंड किया गया, अगर संविधान इतना ही अच्छा होता तो क्यों बदलना पड़ता। वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है। चलिए इसे भी समझते हैं। हमारे संविधान को बनाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि आने वाले टाइम में कोई सरकार इसे बदलकर अपने फायदे में उपयोग ना करे। इसके लिए उन्होंने संविधान संशोधन का इस्तेमाल हार्ड बनाया। जब तक कोई बहुत बड़ा बहुमत नहीं मिलेगा तब तक सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं कर सकती। पर साथ ही उन्हें ये भी पता था कि अभी जो वक्त है, आने वाले वक्त में चीज़ें बदलेंगी, नई नई बातें, नए नए आविष्कार होंगे, समाज बदलेगा और अगर हम संविधान को समाज के हिसाब से बदल ना पाए तो क्या पूरा संविधान दोबारा से बनाया जाएगा। इसलिए संविधान संशोधन को 3 भागों में बांटा गया। अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिससे पूरे देश पर बात आए, संविधान के मूल तत्वों पर बात आए, तो बहुमत 2/3 चाहिए। पर अगर छोटे मोटे बदलाव वक्त को देखकर करने पड़े तो आसानी से हो सके। और यही वजह है कि हमारा आज भी वही संविधान चल रहा है जो 1949 में बनकर तैयार हुआ था और हमसे बाद और हमारे साथ बनने वाले कई संविधान बनकर रद्द हो गए। तो संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट गलती नहीं बल्कि समझदारी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो 1949 में ना तो इंटरनेट था और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, पर आज AI उतना ही सच है जितना हमारा सांस लेना। तो उस पर अगर सरकार को नया कानून बनाना है, नई पनिशमेंट देनी है, तो क्या वो 1949 वाले संविधान में जाकर देखेंगे। अगर ऐसा होता तो हम AI पर कभी कानून ही नहीं बना पाते, तो फिर तो हमें संविधान ही बदलना पड़ता। पर क्योंकि हमारा संविधान इतना फ्लेक्सिबल है कि हम समाज के अनुसार, वक्त के अनुसार उसे बदल सकते हैं, समाज के हित में उसे अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आज राजीव दीक्षित के बारे में जानी। हमने उनके फेवर में जो बातें थी उनके ऊपर भी बात की कि कैसे उन्होंने देश के हित में काम किया, लेकिन हमने उनके क्रिटिसिज्म के ऊपर भी बातें की जो सबूत के साथ मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ से दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको किसी फैक्ट से दिक्कत है
तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियोस को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मुद्दे हम लाते रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।